नमस्कार, मैं हिमांशु पांडे और आप देख रहे हैं यूपी का इवनिंग न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों। यूपी में आज 13 विधान परिषद प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। बीजेपी के साथ अपना दल एस के 1, आरएलडी के 1 और सुभाषपा के 1 प्रत्याशी एमएलसी बने हैं। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी भी विजयी घोषित किए गए। इसके बाद सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र सौंपा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत हुई। यूपी, हरियाणा और पंजाब से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। 2 घंटे की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, ये सरकार आपको डराने धमकाने की कोशिश करेगी। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर आया। अब 9 दिन बाद किसान गांव-गांव में प्रदर्शन करेंगे। अवैध खनन के मामले में ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर छापा मारा। इस दौरान पूर्व मंत्री की विधायक पत्नी महाराजी प्रजापति की तबीयत बिगड़ गई। ईडी ने गायत्री प्रजापति की महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर भी छापा मारा है। पिछले दिनों इसी अवैध खनन मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए तलब किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा, हर कोई अयोध्या आना चाह रहा है। इसके बाद सीएम गोंडा और अंबेडकर नगर गए। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, इन्हीं लोगों ने गेस्ट हाउस कांड कराया। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की। इस घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आरोपी को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सपा और एनएसयूआई की तरफ से होने वाले युवा महाकुंभ का आयोजन रद्द होने पर हंगामा हो गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अजय राय और राजद के तेज प्रताप यादव शामिल होने वाले थे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रोग्राम रद्द होने पर छात्र और विपक्षी दल के नेताओं ने यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के फिलखाना थाने में तैनात एक दरोगा ने दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आत्माराम वर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ ही दरोगा के आरोपों की जांच एसीपी कोतवाली को सौंपी गई है। अभद्र टिप्पणी के मामले में रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। जयप्रदा ने कोर्ट में हाजिर होकर अपने वारंट रिकॉल कराए हैं। पेशी के बाद जयप्रदा ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुरादाबाद सांसद एसटी हसन की महिलाओं के प्रति घटिया सोच है। ग्रेटर नोएडा में 22वीं मंजिल से कूदकर 7वीं क्लास के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र को परीक्षा में नंबर कमाने का डर सता रहा था, जिसके चलते वो तनाव में था। घटना के बाद परिजन छात्र को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मामला ग्रेनो वेस्ट के इको विलेज 3 सोसाइटी का है। फतेहपुर में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व विभाग की टीम पर लोगों ने पुलिस के सामने ही हमला कर दिया। भीड़ ने पथराव कर सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया। इस मामले में लेखपाल की तहरीर पर 13 नामजद सहित 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें अमृतसर से मंत्री कुलदीप धालीवाल, खडूर साहिब से मंत्री लालजीत भुल्लर, भटिंडा से मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, संगरूर से मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर और पटियाला से मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह शामिल है। इस लिस्ट के बाद अब गुरदासपुर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना और फिरोजपुर की सीट्स पर कैंडिडेट उतारना बाकी रहेगा। देश में चुनाव आयुक्त के 2 खाली पदों को भरने के लिए हुई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह के नाम सामने आए हैं। इन दोनों नामों की जानकारी समिति के सदस्य और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी। इसके अलावा उन्होंने इन नामों पर असंतुष्टि भी जताई है। अधीर रंजन ने कहा कि कल रात उन्हें 212 नामों की लिस्ट भेजी गई थी और आज नियुक्ति से 10 मिनट पहले उन्हें सिर्फ 6 नाम दिए गए। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केजरीवाल के उस बयान के खिलाफ हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी भारत आएंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। प्रदर्शन के बीच केजरीवाल ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीएए देश के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। आज राहुल ने नासिक में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में किसानों की सभा आयोजित की। इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। इस सभा से पहले राहुल ने नासिक में ही रोड शो भी किया था।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है। मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए जानकारी दी कि ब्लॉक किए गए ये सभी OTT प्लेटफॉर्म अश्लील, अभद्र और महिलाओं को लेकर अपमानजनक कंटेंट प्रसारित करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर IT एक्ट की धारा 67 और 67A, IPC की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत कार्रवाई करते हुए बैन लगाया गया है। भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर इस वक्त जल संकट से गुजर रहा है। जल संकट की वजह से राज्य सरकार ने यहां के 240 में से 223 तहसीलों को सूखा घोषित कर दिया है। इंडिया टुडे की पड़ताल में पता लगा है कि अवैध तरीके से बोरवेल से पानी खींचने, इसके अलावा मुनाफाखोरी योजनाओं तक सभी जगह अंडरग्राउंड नेटवर्क पानी निकालने में लगा है। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार का कहना है कि पिछले 30 से 40 सालों में इस तरह का सूखा नहीं देखा गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे PM पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत आज भारत पहुंच गए हैं। भूटान के PM की भारत में ये 5 दिवसीय यात्रा होने वाली है, जिस बीच वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अभी तक की जानकारी के मुताबिक शेरिंग टोब्गे मुंबई में भी जा सकते हैं। भारत की थोक महंगाई फरवरी में कम होकर 0.20% पर आ गई है। जनवरी में ये 0.27% रही थी। महंगाई का ये 4 महीने का निचला स्तर भी है। नवंबर में महंगाई 0.26% रही थी। हालांकि महंगाई में गिरावट आई है, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े हैं। सेंसेक्स 335 पॉइंट्स चढ़कर 73,097 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 148 पॉइंट्स की बढ़त रही। ये 22,146 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 18 में तेजी रही और 12 में गिरावट देखने के लिए मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि PM स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में PM स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा सबके आसपास रहते हैं और जिनके बिना लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई दी। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री शेरिंग तोब्गे मुंबई भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और भूटान के बीच सभी स्तरों पर परस्पर विश्वास, सद्भावना और समझबूझ पर आधारित मित्रता और सहयोग का रिश्ता है। भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से दोनों पक्षों की अनूठी भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। वे दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 972 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि 31 प्रमुख जिला सड़कों और राज्य के राजमार्गों के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि सेतु बंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण कार्य के लिए 384 करोड़ 56 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। असम के बारपेटा में आज एक रैली को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा मंत्री ने लोगों से देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट देने की अपील की।
भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 4 महीने में 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय किए जाएंगे। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल से जुलाई महीने तक चलेगी। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत ई रिक्शा, ई कार्ड्स और L5 मोटर वाहन सहित सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन तथा इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन स्वीकृत होंगे। इसके अलावा सिर्फ उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के योग्य होंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश भर में 100 जेलों को ई-ट्राइड कैंपस के रूप में प्रमाणिकता दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि FSSAI का लक्ष्य कैदियों और जेल कर्मचारियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जिन जेलों को ई-ट्राइड कैंपस की प्रामाणिकता दी गई है, उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश में हैं। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14वें स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में 193 देशों में भारत 108वें स्थान पर है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि देश के रैंक पिछले 10 वर्ष में लगातार बेहतर हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।